We are studying about the features of achievement test, and this presentation is on usability of achievement test. We have already studied about achievement test. You also know about the qualities of achievement test. Uh, in the previous slides, you have learned about reliability and validity. In the coming slides, you are going to study about a third important characteristic of achievement test, and it is known as usability of achievement test. उपलब्धि परीक्षण के प्रयोज्यता के बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। प्रस्तुत स्लाइड का उद्देश्य है कि आप प्रयोज्यता की परिभाषा को समझ सकें और इसके साथ ही साथ प्रयोज्यता के क्या अलग अलग तत्व होते हैं, वो कौन से सब कंसेप्ट होते हैं जिनके आधार पर अचीवमेंट टेस्ट की प्रयोज्यता की परिभाषा बनाई जाती है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। Now, the usability of the test generally represents the extent to which the test addresses the practical concern. Whenever you are constructing a test, there are certain practical problems that you have to address while constructing the test. ये व्यवहारिक समस्याओं का अगर निदान आप नहीं करते हैं तो आपका उपलब्धि परीक्षण एक अच्छा और अच्छे तरीके से उपयोग होने लायक परीक्षण के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। ये व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं जिन्हें हमें देखना है। आमतौर पर किसी भी परीक्षण की प्रयोज्यता या उसकी व्यवहारिकता इस बात पर निर्भर करती है कि परीक्षण का निर्माण करते समय आपने उन व्यवहारिक समस्याओं के विषय में कितना सोचा है और उसके निदान के लिए आपने क्या-क्या उपाय किए हैं। आमतौर पर जब हम यूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट की बात करते हैं या उसके उपलब्धि परीक्षण के प्रयोज्यता की बात करते हैं, तो प्रशासन, उस परीक्षण का प्रशासन कितना आसान है और उस परीक्षण का अंकन कितना आसान है, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो यूजेबिलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए दो सब कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि परीक्षण को प्रशासित करना कितना सरल होगा एवं उसका अंकन करना कितना सरल होगा। अगर ये दोनों चीज़ें परीक्षण में हैं, तो हम कह सकते हैं कि परीक्षण के निर्माणकर्ता ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक तौर पर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया है। अब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन से तात्पर्य यहाँ पर है कि किस प्रक्रिया का पालन करते हुए आप अपने उपलब्धि परीक्षण को बच्चों को देंगे। In simple words, we can say that administration is concerned with the procedure that you follow in order to administer the test, in order to give the test to the students. Any test, if you are going to use any test, whether it is an administration test or some other test, किसी भी प्रकार के परीक्षण को जब आप प्रयोग में लाते हैं, तो आपको उस परीक्षण को बच्चों को देने की एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो वह प्रक्रिया क्या होगी, उसे कितने सरल और आसान तरीके से प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना ही सरल और आसान तरीके से प्रशासन के तरीके को आप प्रस्तुत करते हैं, हम कहते हैं कि इस परीक्षण का प्रशासन करना उतना ही आसान है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर शुड बी सिंपल एंड ईजी। इसका एक मानक के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रशासन का तरीका जो मैंने लिखा है, जो मैंने बताया है, वो सरल है कि नहीं, कि निर्माणकर्ता के अलावा कोई भी अन्य टीचर अगर इस परीक्षण का प्रयोग करना चाहता है, तो उन निर्देशों को पढ़ करके वह भी उतनी ही आसानी से इस परीक्षण को अपने विद्यार्थियों को दे सकता है, जितनी आसानी से परीक्षण के निर्माणकर्ता उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक मानक हो सकता है देखने के लिए कि हाँ, इसका प्रशासन का तरीका सरल है एवं दूसरों के लिए भी उपयोग में लाने लायक है या नहीं।
तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल है, इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले ये कि परीक्षण निर्माण के बाद हम स्पष्ट परंतु सरल भाषा में उसके निर्देश को हम लिखें कि इस परीक्षण को बच्चों को देते समय क्या-क्या उन्हें बताना है, किस प्रकार से परीक्षण को उन्हें देना है, ये सारे निर्देश लिखे हों, लेकिन सरल भाषा में लिखे हों कि दूसरे भी पढ़ करके उसे आसानी से समझ सकें। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि आपने अपने परीक्षण जो बनाया है, उस परीक्षण की समयावधि कितनी रखी है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपके परीक्षण की समयावधि परीक्षण के अनुकूल होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने परीक्षण में कुछ जटिल प्रश्नों को रख दिया है जिन्हें हल करने के लिए समय अधिक लग सकता है, परंतु आपने सभी प्रश्नों को एक समय के अनुसार मानते हुए मान लीजिए 60 मिनट का समय बच्चों को दिया, मगर उसमें 2-4 प्रश्न ऐसे थे जिन्हें करने के लिए उन्हें ज़्यादा समय की ज़रूरत है। तो प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों का स्वरूप और जो समयावधि आपने दिया है उस प्रश्नों के लिए, दोनों में मेल नहीं है। So it is very important for you that there is a congruence, there is a balance between what type of items, what type of questions you are placing in your questionnaire, in your question paper, and how much time you are allotting to the students. इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है, that you have to judge on your own. Depending upon the number of questions and the type and complexity of the question, you have to decide what time is appropriate. तो यह समयावधि पूरे प्रश्न पत्र के लिए आपने कितना रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न पत्र में हम कई सेक्शंस बना देते हैं या कोई एक परीक्षण जो है वो कई उप परीक्षणों का समूह होता है। जैसा कि आमतौर पर आप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट एक बैटरी ऑफ टेस्ट होता है जिसमें कई छोटे छोटे अलग अलग विषयों के परीक्षण होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस की परिभाषा देते समय वर्बल रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, स्पेशियल रीजनिंग होता है। तो हर एक के लिए आपने एक छोटा छोटा परीक्षण आप बनाते हैं और फिर उनको एक साथ करके इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम देते हैं। अगर इस तरह का कोई परीक्षण है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के जो सब सेक्शंस बन रहे हैं वो कम हों। कभी कभी आम प्रश्न पत्र में ही हम लोग अलग अलग सेक्शंस बना देते हैं। जैसे प्रश्न पत्र में आपने खंड ए, खंड बी, खंड सी बनाया, तो इस तरह के अगर खंड बनाते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा ना हो कि पूरे प्रश्न पत्र को जटिल बना दें। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कि पहले तो प्रश्न पत्र के साथ क्या बच्चों को निर्देश देना है, प्रश्न पत्र कैसे देना है, उसके साथ क्या कोई विशेष निर्देश बच्चों को देना है, इसकी स्पष्टीकरण पहले ही हमने लिख दिया है। दूसरा, हमने समय को ध्यान में रख लिया है कि कितने प्रश्न हमारे हैं, उन प्रश्नों की जटिलता और स्वरूप क्या है और उसके आधार पर मैंने समय निर्धारित कर लिया है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर उसमें खंड है तो वो खंड तार्किक होने चाहिए और बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। तो प्रशासन के दृष्टि से अगर देखें तो ये तीन बातों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो हम परीक्षण की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है, पहला हमने कहा कि प्रशासन में कितनी आसानी है। द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वन इम्पॉर्टेंट idea related to usability of the test. The second important idea related to usability of test is the scoring of the test. परीक्षण में कई प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को हमें मापन की परिभाषा और मूल्यांकन की परिभाषा पढ़ते समय आपने पढ़ा था कि हमें उन उत्तरों को अंकों में परिवर्तित करना रहता है। तो इन अंकों में परिवर्तित करने के लिए पहले से नियम बने होते हैं, जिसको आपने मापन की परिभाषा में पढ़ा था कि मेजरमेंट इज असाइनिंग नंबर और न्यूमरल अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड रूल।
तो वो रूल कितने सरल हैं, वो रूल कितने समझने योग्य हैं, वो रूल का पालन कितनी आसानी से किया जा सकता है, ऐसे नियम के तहत हम विभिन्न प्रश्नों का अंकन किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका निर्देश वहाँ होना चाहिए। अगर इसका निर्देश वहाँ पर है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें स्कोरिंग करना आसान होगा और यूजेबिलिटी परीक्षण की बढ़ जाएगी। कभी-कभी हम लोग स्कोरिंग की प्रोवाइड कर देते हैं, जो आजकल प्रचलन में है स्कोरिंग की प्रोवाइड करना। हालाँकि इस ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इस तरह का स्कोरिंग की संभव नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आजकल एक नया टर्म चला है जिसे हम लोग कहते हैं रूब्रिक। एक रूब्रिक प्रदान करने की बात की जाती है। रूब्रिक का अर्थ होता है कि एक खाका हम बना दें, अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कि बच्चों को किन किन बातों को ध्यान में रख करके उत्तर लिखना है। जैसे कुछ लोग रूब्रिक बनाते हैं तो ऐसे टाइप में, तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, शब्द इतने संख्या में होना चाहिए, और थोड़ा सा और उसको स्पष्टीकरण के लिए कुछ लोग ऐसे टाइप क्वेश्चन में बिंदुवार भी बना देते हैं कि इन इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर लिखना है। तो एक प्रकार से उस ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए ये रूब्रिक तैयार हो गया। अब कोई भी एग्जामिनर जब देखेगा तो वो इसके अनुसार चेक करेगा, तो विभिन्न एग्जामिनर के बीच में रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट अधिक पाए जाने की संभावना हो जाती है। अगर एक ही प्रश्न पत्र को अगर रूब्रिक के सहारे से चेक करें, तो दो या दो से अधिक एग्जामिनर अगर उसी प्रश्न पत्र को चेक करते हैं, तो उनमें भिन्नताएं तो वैसे भी रहेंगी, परंतु वो भिन्नताएं बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी। तो रूब्रिक का प्रचलन आजकल काफ़ी है। तो स्कोरिंग को ध्यान में रख करके आपको अपने परीक्षण में स्पष्ट बताना है कि स्कोरिंग कैसे होना है। So this is the second aspect of usability of a test, and you should make it very clear that how the items are going to be scored and what rule we are going to follow in scoring the items. And when you are writing the rules, you should take care that the rules are not very complicated that other people could not understand. The easier the rules are, the easier it is to score the test. The easier the scoring of the test, the more usability of the test is there. इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू, अभी तक दो हम लोगों ने देखा कि ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ईज ऑफ स्कोरिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब हम स्कोरिंग करते हैं तो हमें अंक प्राप्त होते हैं। अब उन अंकों को किस प्रकार से हमें इंटरप्रेट करना है, किस प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है। तो अंकों के माध्यम से क्या हम मीन को लेकर के चलेंगे और मीन के सापेक्ष सबके अंकों को हम तुलना करके बताएंगे, या इन अंकों को हमें किसी स्टैंडर्ड मानक अंक में बदलने की ज़रूरत है, या किसी स्टेनाइन का प्रयोग करेंगे, या परसेंटाइल में बदलेंगे। ये जो भी इंटरप्रिटेशन के तरीके हैं, उनके बारे में हमें बताना जरूरी, तभी उस टेस्ट के अंक जो मिलेंगे उसका सही उपयोग होगा। और जब सही उपयोग होगा तभी हम कहेंगे कि परीक्षण की उपयोगिता वहाँ पर है। तो इंटरप्रिटेशन या व्याख्या के लिए जो प्रक्रिया अपनानी है, उसका भी स्पष्टीकरण परीक्षण में होना चाहिए। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता के अलावा यूजेबिलिटी या प्रयोज्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी उपलब्धि परीक्षण के गुणों में। प्रयोज्यता की जब बात होती है, यूजेबिलिटी की बात होती है, तो इसे हम लोग तीन तीन दृष्टिकोण से देखते हैं। पहला, कि प्रशासन करने में परीक्षण कितना आसान है, उसकी स्कोरिंग कितनी आसान है, और उसका इंटरप्रिटेशन कितना आसान अथवा सरल है। तो ये तीनों दृष्टि से सरलता परीक्षण के यूजेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, उसे और अधिक अच्छा बना देता है। इसलिए किसी भी परीक्षण के साथ एक मैनुअल तैयार किया जाता है। उस मैनुअल में परीक्षण के विश्वसनीयता के विषय में, वैधता के विषय में जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ कैसे परीक्षण को प्रशासित करना है इसके बारे में उल्लेख होता है। सरल एवं स्पष्ट भाषा में कैसे उसका अंकन करना है इसके बारे में निर्देश निर्देश रहते हैं, एवं कैसे अंकों की व्याख्या करनी है इसका निर्देश भी
दिया रहता है। ये सारी बातों को जब हम मिला करके टेस्ट के साथ रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि यह टेस्ट का मैनुअल है। तो उपलब्धि परीक्षण का भी एक मैनुअल तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपलब्धि परीक्षण के 3 गुणों में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी आपने पहले पढ़ लिया था और इस बार आपने इस स्लाइड के माध्यम से यूजेबिलिटी के बारे में